आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। और सबसे पहले खबर अनुराग ठाकुर के मानहानि मुकदमे से जुड़ी हुई। अनुराग ठाकुर ने अपने खिलाफ झूठे प्रचार के आरोप में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, सुखविंदर सुक्खू और राजेंद्र राणा के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। अनुराग ठाकुर ने बाकायदा एक प्रेस वार्ता कर इसका ऐलान किया है। आरोप है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर तीनों कांग्रेसी दिग्गजों ने अनुराग ठाकुर पर झूठे आरोप लगाए और अब अनुराग ठाकुर ने मानहानि का मुकदमा इन तीनों कांग्रेसी दिग्गजों पर किया है। उन्हें नोटिस भेजा गया है। अनुराग ठाकुर ने इस बात का ऐलान एक प्रेस वार्ता के दौरान हमीरपुर में किया है। इस तरह से चुनावी आरोपों प्रत्यारोप के दौर में मानहानि का मुकदमा भी कर दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने ये मुकदमा किया है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ और हमीरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र राणा के खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया है। तीनों नेताओं को नोटिस भी भेजे जा चुका है। फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके इसी खबर के साथ पुनीत बत्ता हमारे संवाददाता हमीरपुर से, उनसे जान लेते हैं। जी पुनीत, जानना चाहेंगे कि अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता कर इस बात का ऐलान किया है कि तीनों जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, सीएम और सुक्खू और राजेंद्र राणा, उनको मानहानि का नोटिस भेज दिया गया है। जी, आज कांग्रेस के जो हमीरपुर में आज जो भाजपा हमीरपुर में स्पोक्समैन है प्रवीण शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि अनुराग ठाकुर के ऊपर जिस तरह के आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमीरपुर से कांग्रेस के सांसद, हमीरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र राणा शामिल है। इनके जो आरोप है वो बिल्कुल शरारतपूर्ण है और इनका बिल्कुल तथ्यों से परे ये आरोप है। इन्हीं आरोपों के विरोध में आज अनुराग ठाकुर की तरफ से ये नोटिस लोगों को भेजा गया है और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर इससे कोई कार्रवाई, 7 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने बिना शर्त माफी नहीं मांगी और अपना खेत व्यक्त नहीं किया तो इस मामले को आगे इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। जी पुनीत, 7 दिनों का उन्होंने वक्त दिया है तीनों नेताओं को। क्या लग रहा है कि किस तरह से प्रतिक्रिया जो है वो विपक्षी खेमे से आ सकती है कांग्रेस के खेमे से? जी, ये जो मामले हैं 3, इनमें सबसे पहला मामला इन्होंने बताया कि 4.90 करोड़ रुपया जो है वो उनका बतौर सांसद निधि लैप्स हुआ है। दूसरा मामला है कि अनुराग ठाकुर दुबई मुंबई में ज्यादा घूमते हैं और हमीरपुर में कम आते हैं। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर इन्होंने किया है और अभी कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई है। अब मैं भी कल मुख्यमंत्री का दौरा हमीरपुर का है तो उसमें जरूर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी इस मामले को लेकर कि कांग्रेस की रणनीति इस मुद्दे को लेकर रहने वाली है। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। हमीरपुर से हमारे संवाददाता पुनीत बत्ता ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो भाजपा है उसने बाकायदा हमीरपुर में एक प्रेस वार्ता कर ये ऐलान किया है कि अनुराग ठाकुर ने अपने खिलाफ झूठे प्रचार के आरोप में सीएम वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू और राजेंद्र राणा, जो कि कांग्रेस से हमीरपुर के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। आरोप है कि अनुराग ठाकुर के ऊपर जो संसद निधि खर्च न कर पाने का आरोप लगा रहे थे ये तीनों नेता, वो झूठे आरोप है। साथ ही दुबई दौरे का जो आरोप अनुराग ठाकुर पर लगाया जाता रहा है कि वो दुबई में ज़्यादा रहते और अपनी जनता के बीच कम रहते, इस मामले को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। 7 दिन का वक्त दिया गया है। अगली खबर ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। इसकी बानगी ऊना में देखने को मिली है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मोदी के बहाने भाजपा पर जमकर हमला किया है। उन्होंने भाजपा नेताओं की मोदी महिमा पर चुटकी ली है। उधर पार्टी उम्मीदवार राजेंद्र राणा के निशाने पर अनुराग सिंह ठाकुर रहे हैं। हिमाचल में चुनाव की तपिश दिनों दिन तेज होती जा रही है।
चुनावी आंच ने सियासी दलों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। अपने विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भला कैसे पीछे रहते। खासकर हमीरपुर संसदीय सीट पर तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। ऊना में पार्टी राजेंद्र राणा के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने बीजेपी और मोदी पर जमकर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आजकल केवल एक ही काम हो रहा है और वो है मोदी की महिमा को मंडित करना। वीरभद्र ने कहा कि मोदी की छांव तले आराम करने वाली बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक को भूल चुकी है। तो नक्शा ही बदल गया। आज भाजपा ये नहीं कहती है अगली सरकार भाजपा की होगी, अगली सरकार मोदी की होगी। ये मोदी कौन सी पार्टी है? और आज मोदी तो है, उसे नाम तो उछाला जा रहा है, मगर भाजपा के जो पुराने नेता हैं वो कहाँ चले गए? आज अटल बिहारी वाजपेयी का कोई नाम ही नहीं रहता। और वो उनको पता नहीं है, उनको तो पता है, बहुत लोगों को शायद ये भी पता नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आज जीवित है या वो स्वर्गवास हो गया। आज भी जीवित है, वो बीमार हैं मगर जीवित है। कल तक तो इलेक्शन होते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़े बड़े फोटो लगते थे। आज उनका कहीं भी एक छोटी तस्वीर भी छपती है। वीरभद्र ने मोदी बयान पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब कुंवारों की शादी के लिए भी मोदी को सामने लाने का दावा करेगी। मोदी साहब को ऐसा प्रकट किया जा रहा है कि जैसे हिंदुस्तान की जो भी बीमारियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी कोई मांगे हैं, गवर्नमेंट की हो चाहे कुछ सामाजिक हो, और चाहे वो कहे तो आदमी कहे कि तुझे जो है मेरे को बीवी नहीं मिल रही, मोदी जी को लाओ तो बीवी मिल जाएगी। कोई लड़की कहे कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मोदी जी को लाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी। हर मर्द की दवा वो होगी, हर मर्द की दवा होगी। हिंदुस्तान जहाँ की 120 करोड़ आबादी है, 120 करोड़ की आबादी में सरकार जो है मिले जुले ढंग से सामूहिक चल सकती है। वहीं इस मौके पर पार्टी उम्मीदवार राजेंद्र राणा ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर सांसद निधि की राशि खर्च करने का आरोप लगाया। हमारे जो माननीय ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं बहुत कम लोगों में आए हैं। अधिकतर समय जो उनका है वो आईपीएल के मैचों में या बाहर गुजरा है। और बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि पिछले इस टर्म जो रही है इसमें मैंने वेबसाइट से जानकारी ली है, लोकसभा के वेबसाइट पर आप भी जा सकते हैं। 4 करोड़ 90 लाख रुपया इस पार्लियामेंट के लोगों का वापस कर दिया है, लैप्स हो गया है, जो कि लोगों को बांटा नहीं गया। बड़ी विचित्र बात है कि अगर मेंबर पार्लियामेंट आप एमएलए बनाते हैं तो लोगों का पैसा, जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुंच पाए तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जुदाई की कोई हो नहीं सकती है। हमीरपुर सीट तो वीरभद्र सिंह के लिए वैसे भी प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। क्यों ना हो, आखिर यहाँ से उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर जो चुनाव लड़ रहे हैं। वीरभद्र और धूमल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। देखना यह है कि बीजेपी और मोदी के बहाने धूमल परिवार पर वीरभद्र के इस तीखे वार का मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है। क्या वो वीरभद्र की बातों पर यकीन करते हैं या फिर अनुराग ठाकुर पर ही अपना दांव खेलते हैं। ऊना से डे एंड नाइट न्यूज के लिए संदीप खंडवाल। सुजानपुर उपचुनाव को लेकर सियासी उठापटक चल रही है। भाजपा ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए नरेंद्र ठाकुर को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारने का फैसला किया है। हमीरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक राजेंद्र राणा के सुजानपुर सीट से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उधर कांग्रेस इस उपचुनाव में उतारे जाने वाले अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर सकी है। हमीरपुर लोकसभा के चुनाव और सुजानपुर के उपचुनाव के नतीजों पर बहुत से राजनीतिक घरानों का वजूद दांव पर लग गया है। सुजानपुर के उपचुनाव को लेकर भाजपा ने नरेंद्र ठाकुर को टिकट दिया है, जिससे नरेंद्र ठाकुर की भाभी और पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर का टिकट कट गया है। नरेंद्र ठाकुर का सियासी इतिहास देखें तो भाजपा में रहते हुए उन्होंने धूमल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और उन्हीं से खफा होकर पार्टी से इस्तीफा तक दे डाला था। बाद में उन्हीं के ही खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। धूमल से 36 का आंकड़ा होने के बावजूद नरेंद्र ठाकुर के हाथ टिकट लगना उर्मिल ठाकुर के वर्चस्व पर सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक समीकरण बदलने के साथ ही उर्मिल ठाकुर भी हाशिए पर चली गई हैं।
वहीं भाजपा से राकेश ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, उर्मिल ठाकुर जैसे वो चेहरे हैं जो लंबे समय से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय राजनीति में रहे हैं। लेकिन टिकट कट जाने के बाद अब उनकी भाजपा में क्या भूमिका रहेगी, ये एक अहम सवाल है। सुजानपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रश्न है। मेरे हिसाब से सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है। पिछले इलेक्शन में क्या समीकरण हुए मैं तो आज भी विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन समीकरण जो भी रहे हों, इस इलेक्शन में उन समीकरणों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम ये साबित कर देंगे कि सुजानपुर जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस में भी चिंता के बादल कम नहीं है। सुजानपुर से राजेंद्र राणा की पत्नी अनीता राणा को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इससे अनीता वर्मा को राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका लग सकता है। उनका राजनीतिक सफर अब किस दिशा में जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस में कर्नल विधिचंद लघवाल, अनीता वर्मा, अरुण ठाकुर, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर वो चेहरे हैं जो कांग्रेस के लिए इलाके में लंबे समय से काम करते आए हैं और अब अनीता राणा को अगर टिकट मिल जाता है तो वो किस तरह से भूमिका यहाँ निभाएंगे ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। हमीरपुर से पुनीत बत्ता के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज। कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रहे विजय कुमार जोशी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। जोशी का स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हार पहनाकर किया। अपने राजनीतिक जीवन में जोशी ने इस दफे पांचवी पार्टी का झंडा उठाया है। एक समय कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रहे विजय कुमार जोशी ने बदलते वक्त के साथ एक बार फिर से पाला बदलते हुए नई पार्टी ज्वाइन कर ली है। बदलते वक्त की नब्ज को समझते हुए जोशी ने इस दफे भाजपा का दामन थामा है। जोशी अपने जीवन काल में 5वीं मर्तबा पार्टी बदल रहे हैं। जोशी ने अपने जीवन काल में 5वीं मर्तबा पार्टी बदली है। जोशी ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 70 के दशक में तत्कालीन जनता पार्टी के सदस्य के रूप में की थी, जहां पार्टी टिकट पर इन्हें चुनाव लड़ने मिला और ये 1977 में हालिया हरोली और तत्कालीन संतोषगढ़ विधानसभा से विधायक चुने गए। इसके बाद जोशी ने कांग्रेस का पंजा पकड़ लिया। यहाँ भी इन महोदय को चुनाव लड़ने का मौका मिला और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में विजय जोशी उद्योग मंत्री बन गए। फिर 90 के दशक में वो वक्त आया जब जोशी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया। यहाँ भी जोशी को चुनावी बिसात बिछाने का मौका मिला। हालांकि इस दफे जोशी जीत नहीं सके, लेकिन चुनाव के बाद अपनी 4 सीटों के दम पर सुखराम द्वारा तत्कालीन भाजपा सरकार बनाने में भूमिका निभाने की बदौलत हिमाचल विकास कांग्रेस के कोटे से जोशी जी को उद्योग विभाग में चेयरमैन के पद से नवाजा गया। समझता हूँ देश में जो 5 साल पहले यूपीए सरकार ने काम किया है वो एक कमज़ोर सरकार है। आज देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है जो सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। वो सरकार जो है स्थिर सरकार देने के लिए हम सबका जो इस वक्त फर्ज बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को और जहाँ श्री अनुराग ठाकुर जी को भारी बहुमत से जिताएं और सारे देश में एक ऐसी लहर चलाएं जिससे 272 ही नहीं 300 से ज़्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, ताकि देश को एक मजबूत, स्थिर और स्थायी सरकार दे सके। इसके बाद हिमाचल विकास कांग्रेस के कांग्रेस में विलय हो जाने के बाद जोशी ने बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सवारी की, लेकिन यहाँ भी जोशी को जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन अब की दफे जोशी साहब ने वक्त के मिजाज को भांपते हुए नमो मंत्र का उच्चारण किया है और अपने राजनीतिक करियर में 5वीं दफे पार्टी का झंडा उठाया है। देखिए, उसमें जब मैंने जनता पार्टी में मैं पहली बार 77 में विधायक बना था, जनता पार्टी टुकड़ों में बंट गई थी और वो टुकड़े कोई किसी दल में गया, कोई किसी दल में गया। उन अपने साथियों के साथ कई परिस्थितियों में मुझे कांग्रेस में मैं शामिल रहा और उसमें मैं विधायक भी बना, मिनिस्टर भी रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी भी जगह भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं किया। उनको एक्सपोज किया, उनके खिलाफ लड़ाई ली और जहाँ भी सच्चाई की बात थी, ईमानदारी की बात थी, वहाँ उसका साथ दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने हमेशा लड़ाई। अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि दल बदल में माहिर जोशी साहिब की ये नीति इस दफे कितनी कामयाब होती है और ये दल बदल उन्हें किस राजनीतिक उड़ान तक ले जाती है।
ऊना से संदीप खड़वाल के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज। सीपीएम के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने कहा है कि 1 साल का कांग्रेस का कार्यकाल केवल घोषणाओं का कार्यकाल रहा और धरातल पर आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। मंडी में हमारे संवाददाता अंकुश सूद से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां जंगल और जल से होने वाली आय को और केंद्र से अपने हक को लेने में नाकाम रही हैं। सीपीआई ने हिमाचल के इश्यूज को लेकर भी मैनिफेस्टो जारी किया है और इस समय हमारे साथ हैं सीपीआई एम के प्रदेश सचिव सिंघा जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या खास है इस मैनिफेस्टो में। सिंघा जी, आपका डे नाइट न्यूज़ में स्वागत है जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या मंशा है एक हिमाचल के मैनिफेस्टो को अलग लाने की। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश का कार्यवाहिक दस्तावेज या जनता के सामने जो मुद्दे हैं, या दूसरे शब्दों में इसको हिमाचल प्रदेश का घोषणा पत्र भी माना जा सकता है। ये इसलिए अलग से निकाला है, हम ये महसूस करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वो देश से भिन्न हैं और इसलिए जो नया विकास का रास्ता जो भारत सरकार ने इख्तियार किया है, जिस विकास के रास्ते पर दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चल रही है, उसकी जो हिमाचल प्रदेश में उसकी जो किस रूप में कठिनाइयां जनता के सामने आ रही है, इसलिए उन कठिनाइयों का उजागर करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश का अलग से मैनिफेस्टो निकाला। हम ये महसूस करते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश का विकास करना, जिस विकास को लेकर दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, हम समझते हैं कि समय समय पर उसको हिमाचल प्रदेश में राज करने का मौका मिला और यही नहीं, दोनों पार्टियों को राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिला। हम समझते हैं कि इन बुनियादी बातों को उठाने में वो सफल नहीं रहे हैं जिससे कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो सकता था। पहली बात क्या है कि हिमाचल प्रदेश में आय कहाँ से आएगी, ये एक अहम प्रश्न है और हिमाचल प्रदेश में आय जो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति है वहीं से आ सकती है। यहाँ पर जिस तरीके से औद्योगिकरण पूरे देश में हुआ, यहाँ पर हो नहीं पाया और इसीलिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के मुताबिक यहाँ पर पानी और जो यहाँ का वन है वो एक आय ला सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आय हमारी पानी से आ सकती थी उसके प्रति दोनों पार्टियों का जो दृष्टिकोण है वो एक, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, जिसको कहते हैं एक, उसको किस तरीके से आय लानी है वो मिसिंग था। हिमाचल प्रदेश से अगर आय आ सकती है और पानी से इस रूप में आ सकती है जिसके लिए ये जो हम जितना भी हमारे बिजली के प्रोजेक्ट हैं, इन बिजली के प्रोजेक्टों में जो हमारी इक्विटी शेयर है वो इक्विटी शेयर बढ़ाने की ज़रूरत है। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर, जम्मू कश्मीर ने जो अपनी इक्विटी शेयर है 50% से अधिक हासिल की है। चाहे एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट का निर्माण किया है, चाहे एनटीपीसी ने प्रोजेक्ट का निर्माण किया या प्राइवेट कंपनी ने प्रोजेक्ट का निर्माण किया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अधिक शेयर जो इक्विटी आया है हिमाचल प्रदेश को वो नतवा झाकड़ी से आया है, ओनली 25%। इसको क्या कहते हैं, इवनली सभी प्रोजेक्टों में ये 25% करने की ज़रूरत है। 12% को छोड़कर उस 12% का जो डिस्ट्रेस कॉस्ट के रूप में आय आ रही है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है 15%। अगर ये दो बातें अगर की जाएगी तो एक आय आने की संभावना है। अगर हम बात करें तो आपकी पार्टी एक आरोप लगाती रही है सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है। किस तरह चरमराई और क्या कहना? ये इसलिए चरमरा गई है क्योंकि सरकार का निवेश इसमें ना के बराबर हो गया है। उसका तो निवेश नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य में आप देख लीजिए कि जो सरकार की अपनी आय तो है नहीं है, जो केंद्र से उसको मिलती है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, वही क्या कहते हैं लगा रही है। उसके कंडीशन है कि आप सर्विस चार्ज लगाइए, जितना आप सर्विस चार्ज लगाएंगे उतना क्या कहते हैं वो वहाँ से आपको संसाधन देंगे। तो ये तो जनता पर बोझ डालकर एक हाथ से आप देंगे, दूसरे हाथ से आप वापस ले जाएंगे, ये वाले हाथ है। इसी तरीके से तो ये थे राकेश सिंघा जो कि आरोप लगा रहे थे कि चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ही सरकारें हिमाचल में आय का स्रोत नहीं विकसित कर पाई हैं और यही वजह है कि हिमाचल में औद्योगिकरण अभी भी नहीं हो सका है। फिलहाल हिमाचल के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।
खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।